हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवाणु। प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है बैक्टीरिया। तो आज की क्लास में हम बैक्टीरिया से संबंधित संपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साइंस में हमारे बायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करते हैं कि जीवाणु क्या होता है। तो आइए सबसे पहले आज का हेडिंग लगाएंगे हम, जीवाणु बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली में सबसे पहला जो जगत होता है उसका नाम है मोनेरा जगत। और जीवाणुओं को किस में रखा गया है दोस्तों? मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। तो इसके किंगडम की यदि हम बात करें, इसका किंगडम कौन सा है, तो किंगडम की बात करें हम या जगत की बात करें हम, तो इसका जगत है मोनेरा जगत। कौन से जगत में रखा गया है इसको? मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। बैक्टीरिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैक्टीरिया में श्वसन रेस्पिरेशन कैसे होता है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पोषण कैसे होता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जनन कैसे होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से हैं, ये सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु का अध्ययन की बात करें कि बैक्टीरिया का अध्ययन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जीवाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है, फादर है, वो किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ये ल्यूवेनहॉक को क्यों कहते हैं? क्योंकि ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की थी और सबसे पहले इसको तालाब के जल में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? तालाब के जल में देखा गया था। तो हम बात करें कि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की यदि हम बात करें तो इसकी जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इन्होंने इसको सबसे पहले तालाब के जल में देखा था। किसमें देखा था? तालाब के जल में, पॉन्ड वाटर के अंदर देखा था। कहीं लिखा मिल सकता है बरसात के जल में देखा था, लेकिन एनसीईआरटी जो हमारी कहती है वो ये है कि इसको तालाब के जल के अंदर सबसे पहले देखा गया था। बाद में इसे दांतों की मैल के अंदर भी देखा था। बाद में इसे दांतों की मैल में देखा था। किसमें देखा था? बाद में इसको दांतों के मैल के अंदर भी देखा गया था। जब इसको दांतों के मैल के अंदर देखा था तो इसे एनिमल क्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। और याद रखना, पूरे संपूर्ण जीव जगत में पाई जाने वाली पहली जीवित कोशिका के रूप में भी किसको जाना जाता है? जीवाणु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जीवाणु को जाना जाता है। तो जीव जगत में पाई जाने वाली पहली जीवित कोशिका का नाम क्या है? बैक्टीरिया है।
संपूर्ण जीव जगत में पाई जाने वाली प्रथम जीवित कोशिका है। फर्स्ट लिविंग सेल इन ऑल वर्ल्ड। ये जो इसको सबसे पहले नाम दिया गया था दोस्तों, वो एनिमलक्यूल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? एनिमलक्यूल। और बैक्टीरिया जो नाम दिया था वो एहरेनबर्ग ने दिया था। बैक्टीरिया जो नाम दिया था वो किसने दिया था? कोहन तथा एहरेनबर्ग ने दिया था। बैक्टीरिया नाम दिया था कोहन तथा एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या नाम दिया है? याद रखना, बैक्टीरिया नाम दिया है। एक वैज्ञानिक थे वर्गे, और वर्गे ने जीवाणुओं को प्रोसोफाइटा के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है? प्रोसोफाइटा के अंदर। वर्गे ने जीवाणुओं को, वर्गे एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा के अंदर रखा है। एक्चुअली जब वर्गीकरण हुआ था तो सबसे पहले जो लिनियस ने वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर रखा गया था, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। लेकिन बाद में जब आर.एच. बीहटकर आए थे पंचगत वर्गीकरण प्रणाली को लेकर के, तो उन्होंने ये बताया कि हम बैक्टीरिया को पादप जगत में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सारे बैक्टीरिया स्वयंपोषी नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। बाकी मैक्सिमम जो बैक्टीरिया हैं वो या तो सहजीवी प्रकृति के होते हैं, या परपोषी प्रकृति के होते हैं, या मृतोपजीवी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, या सेपेरोफाइटिक हो सकते हैं। कुछ ही जीवाणु ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि पादप जो होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए बाद में इनको हटा दिया गया था। स्टार्टिंग में इनमें किसको रखा गया था? प्रोसोफाइटा में इसको रखा गया है। एक वैज्ञानिक आते हैं इसके इतिहास के वे में, जिसका नाम है रॉबर्ट कॉच। इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि रॉबर्ट जो कॉच हैं, इनका नाम किस रूप में जाना जाता है, बैक्टीरिया के संबंध में इन्होंने क्या क्या बताया था। तो जीवाणुओं का सबसे पहले कृत्रिम संवर्धन जो किया था दोस्तों, वो किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने। तो जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम एवं शुद्ध संवर्धन, जो आर्टिफिशियल कल्चर किया था, वो किसने किया था? याद रखना, रॉबर्ट कॉच ने किया था। आर्टिफिशियल कल्चर जो किया था सबसे पहले वो किसने किया था? रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसके जीवाणु को खोजा था। एंथ्रेक्स रोग के बैक्टीरिया को खोजा था। एंथ्रेक्स रोग के बैक्टीरिया को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? रॉबर्ट कॉच हैं, याद रखना। टीबी और हैजा की भी इन्होंने खोज की थी। टीबी तथा हैजे के जीवाणु की भी खोज की थी। टीबी तथा हैजे के जीवाणु की भी उन्होंने खोज की थी। इनके अनुसार रोगों का कारण क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। रॉबर्ट कॉच ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रोगों का कारण क्या होता है? जीवाणु होते हैं। इनके अनुसार रोगों का कारण
कौन होता है दोस्तों? बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। इनके कारण, रोगों का कारण कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, जीवाणु इनका कारण होता है। कोच पोस्टुलेट के नियम हैं दोस्तों, इन्होंने क्या बताए थे कि अविकल्पी परजीवी जो जीवाणु होते हैं उस पर रॉबर्ट कोच के नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये कुछ स्टार्टिंग की फेज थी कि बैक्टीरिया क्या होता है, किसने इसके बारे में खोजा था। कोच के नियम या कोच की अवधारणा आगे हम पढ़ेंगे। कौन से जीवाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, याद रखना, जिनको जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री वगैरह होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, जिनका परजीवी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, उन पर इसकी जो अवधारणा है वो लागू नहीं होती है। तो इनकी अवधारणा अविकल्पी परजीवी जीवाणुओं पर लागू नहीं होती है। जैसे हम बात करें माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये पूर्णतः परजीवी प्रकृति का जीवाणु है, इस पर कोच की अवधारणा लागू नहीं होती है। ये जो हमने दोस्तों बात की है, ये बैक्टीरिया के बारे में बात की है, और बैक्टीरिया में भी कहा था यू बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको सत्य जीवाणु के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक्चुअली और भी जीव आते हैं, तो सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल सभी का लेंगे, बैक्टीरिया के बारे में इसमें अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरिया के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया के मुख्य लक्षणों की बात करते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल वॉल, एक तो इसका पार्ट आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति की हम बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। स्ट्रक्चर की हम अलग से बात करेंगे सत्य जीवाणु की, अभी मैं मेन इसकी जो मेन लक्षण है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से निर्मित होती है। ये क्या है? ये म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है, म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है। म्यूको का अर्थ होता है चिकना, म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है पेप्टाइडोग्लाइकेन, या किससे मिलकर बनी होती है? म्यूरिन से मिलकर के बनी होती है। दूसरा पॉइंट आता है इसका कोशिका झिल्ली, दूसरा पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है। जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। कोशिका झिल्ली की हम बात करें तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी याद रखना दोस्तों यूकैरियोट्स के समान बनी होती है। जिस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, उसी प्रकार से जीवाणु की भी कोशिका झिल्ली याद रखना किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइपो प्रोटीन से निर्मित होती है। किसकी तरह है ये? बिल्कुल यूकैरियोट्स की तरह है। यूकैरियोट्स की भांति किसकी बनी होती है? लाइपो प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। याद रखना, ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दो चीजें पाई जाती हैं। इन दोनों के मध्य में
एक अवकाश पाया जाता है जिसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। और ये जो स्थान होता है लाइसोसोम का समवर्ती होता है, लाइसोसोम के जैसे कार्य करता है, क्योंकि इस स्थान में जटिल पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? पाचन होता है, याद रखना। तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल, तथा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के मध्य पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जो कि लाइसोसोम का समवर्ती है, यानी समान कार्य करता है। समवर्ती का मतलब होता है समान कार्य करता है, लाइसोसोम का समवर्ती होता है, क्योंकि इसमें जटिल पदार्थों का क्या होता है? पाचन होता है। क्योंकि इसमें जटिल पदार्थों का पाचन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जटिल पदार्थों का पाचन होता है। तो दूसरा पार्ट कौन सा होया इसमें? कोशिका झिल्ली। तीसरा पार्ट आता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य की हम बात करें, कोशिका द्रव्य क्या है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य जो होता है इसका, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य होता क्या है? कोई भी सेल जो होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य कहलाता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसके कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिका के जो अंग आपने पढ़े हैं कि दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन से हैं, एकल झिल्ली युक्त कौन कौन से हैं, झिल्ली विहीन कौन कौन से हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो याद रखना इसके कोशिका द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रसवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, लवक। इस तरीके का कोई भी ऑर्गन जीवाणु के अंदर नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। केंद्रक होता तो है लेकिन केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, और केंद्रक भी झिल्ली विहीन होता है। कैसा होता है? झिल्ली विहीन होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसको आभासी केंद्रक कहा जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको जीनोफोर के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, या प्रोकैरियोन के नाम से जाना जाता है, या उसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांगों, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, हरितलवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रसवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी आदि का अभाव होता है, आदि का
क्या होता है, इसमें अभाव होता है। केंद्रक जो होता है वो याद रखना स्पष्ट नहीं होता है, इसको आभासी केंद्रक कहते हैं। इसका जो केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता, याद रखना। और इसको कहा जाता है केंद्रकाभ, या इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, या इसको कहते हैं जीनोफोर, या इसको कहा जाता है आभासी केंद्रक। क्या कहते हैं इसको, आभासी केंद्रक कहते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। जीनोफोर कहते हैं इसको, आभासी केंद्रक के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोन कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, या इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी किसके नाम है, जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के नाम है। इसके केंद्रक में याद रखना केंद्रिका नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती है। केंद्रक के अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। लेकिन बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो केंद्रिका का क्या होता है, अभाव होता है। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल या इन बैक्टीरिया। तो न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जाता है। आगे हम बात करें तो इसके अंदर वास्तविक गुणसूत्रों का अभाव होता है। याद रखना बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर वास्तविक क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, केवल एक आभासी गुणसूत्र होता है। इसमें वास्तविक गुणसूत्र इसके अंदर नहीं होते हैं, केवल एक गुणसूत्र होता है जिसको आभासी गुणसूत्र कहा जाता है, जो कि डबल सर्कुलर नेक्ड डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसके अंदर वास्तविक गुणसूत्रों का क्या होता है, अभाव होता है। वास्तविक गुणसूत्रों का अभाव होता है। डेफिशिएंसी ऑफ रियल क्रोमोसोम या ट्रू क्रोमोसोम, इनका अभाव होता है। इसमें केवल एक आभासी गुणसूत्र पाया जाता है। एक आभासी गुणसूत्र इसके अंदर उपस्थित होता है। ये आभासी गुणसूत्र जो होता है ये किसका बना होता है, याद रखना आभासी गुणसूत्र डबल सर्कुलर नेक्ड डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डबल सर्कुलर नेक्ड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। डबल सर्कुलर नेक्ड डीएनए से बना होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं, ये पॉलीएमाइंस होती हैं। जब कई सारी एमाइन यूनिट्स मिल जाती हैं तो उसको पॉलीएमाइन कहते हैं, और पॉलीएमाइन का एग्जाम्पल है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इनको पॉली एमाइंस यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली एमाइंस यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आभासी गुणसूत्र है ये कुंडलित होकर के गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ये जो इसमें आभासी क्रोमोसोम पाया जाता है ये कुंडलित हो जाता है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिससे गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण होता है, क्रोमोसोमल रीजन का निर्माण होता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ये जो आभासी गुणसूत्र है यह आभासी गुणसूत्र
कुंडलित होकर गुणसूत्रीय क्षेत्र क्रोमोसोमल रीजन का निर्माण करता है। गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण करता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आभासी गुणसूत्र कुंडलित होकर के क्रोमोसोमल रीजन का निर्माण करता है, गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण करता है और जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। एक सेल का ऑर्गन होता है दोस्तों राइबोसोम, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का मेन उसका कार्य होता है। और राइबोसोम एक ऐसा अंग है जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी होता है। तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? और ये राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और एक होता है 80S। 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। केवल माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जो होते तो यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गन हैं, लेकिन इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। ये राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं राइबोसोम। लोकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के क्या है दोस्तों? स्थल होते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। यहां पर ये हम जीवाणुओं के एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो मोनेरा जगत के अंदर जीव रखे गए हैं उनके एग्जाम्पल है कि जीवाणु भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनली उसमें जो हमें पढ़ना होता है वो सत्य जीवाणु पढ़ना होता है, जिसको यू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो उदाहरण की हम बात करें, एग्जाम्पल्स, सबसे पहला आता है सत्य जीवाणु। क्या आता है? सत्य जीवाणु, जिसको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यू बैक्टीरिया कहते हैं इसको, या इसको ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। एक इसके अंदर आता है नील हरित शैवाल। ये भी मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, याद रखना। नील हरित शैवाल साइनो बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है इसको, या इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये भी मोनेरा जगत के अंदर आता है। किसमें आता है? मोनेरा जगत में आता है। एक आते हैं इसमें कवकशम जीवाणु। कौन से आते हैं? कवकशम जीवाणु, जिनको कहा जाता है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या कहा जाता है? एक्टिनोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है। एक आते हैं इसमें प्राचीनतम जीवाणु। कौन से आते हैं? प्राचीनतम जीवाणु, जिनको कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। सत्य जीवाणु ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, कवकशम जीवाणु एक्टिनोमाइसिटीज, प्राचीनतम जीवाणु आर्की बैक्टीरिया। एक आता है इसमें माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। माइकोप्लाज्मा के बारे में, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा हम बात करें क्लेमाइडिया आता है किसमें? क्लेमाइडिया आता है। क्या आता है? क्लेमाइडिया आता है।
क्लेमाइडिया आता है एक इसके अंदर, एक आता है रिकेटेशिया। क्लेमाइडिया और एक आता है इसके अंदर रिकेटेशिया आता है। रिकेटेशिया आता है इसके अंदर। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? मोनेरा जगत के। किसके एग्जाम्पल हैं ये? इन सबको किस में रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है, याद रखना। किस में रखा गया है? मोनेरा किंगडम में रखा गया है। प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स को हिंदी में कहते हैं असीम केंद्रकी। क्या कहा जाता है इनको? असीम केंद्रकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? असीम केंद्रकी के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें से जो बात करते हैं वो है हमारा सबसे पहला सत्य जीवाणु यूबैक्टीरिया। हाँ जी, तो इसमें हम यूबैक्टीरिया सत्य जीवाणु के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो यूबैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनकी आकार आकृति कैसी होती है, शेप में कैसे कैसे हो सकते हैं, याद रखना। इनमें पोषण कैसे होता है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचनाएं क्या है, इनके उदाहरण क्या हैं, कौन कौन से हार्मफुल होते हैं, कौन कौन से बेनिफिशियल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, कैसे इनमें रेस्पिरेशन होता है, कैसे जनन होता है, ये सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं जीवाणुओं की आकृति। जीवाणुओं की आकृति के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनकी आकार आकृति कैसी होती है। जीवाणुओं की आकार आकृति साइज एंड शेप। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणुओं का आकार, साइज एप्रोक्स कितना होता है। तो साइज की बात करें हम तो एप्रोक्स ये 2 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। कितने होते हैं? 2 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। लगभग 2 माइक्रोमीटर तो इनकी होती है लेंथ। क्या होती है? 2 माइक्रोमीटर तो इनकी क्या पाई जाती है? लेंथ। और लगभग 0.5 माइक्रोमीटर इनका होता है डायमीटर। 0.5 मीटर इनका होता है डायमीटर। डायमीटर का अर्थ होता है व्यास, चौड़ाई वगैरह जो उनकी व्यास होता है पूरा वो डायमीटर कहलाता है, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं। बाकी अलग अलग जीवाणुओं का आकार अलग अलग होता है। ये एवरेज है 2 माइक्रोमीटर तो लेंथ होती है, 0.5 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है? डायमीटर होता है। आकृति की हम बात करें, इनकी शेप कैसी होती है? तो आकृति में पहला एग्जाम्पल आता है, आकार में इनकी विभिन्नता पाई जाती है। याद रखना, आकार के अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नता उपस्थित होती है। आकार सबका एक जैसा नहीं होता है, आकार में विभिन्नता उपस्थित होती है। आकार के अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, कुछ जीवाणु गोलाणु होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाणु, या इनको गोलाकार कहा जाता है। जैसे गोलाणु, या इनको कहा जाता है गोलाकार। कोकस के नाम से भी जाना जाता है इनको। किस नाम जाना जाता है? कोकस के नाम से जाना जाता है, इनको कोकस कहते हैं। ये आकृति में कैसे होंगे दोस्तों? गोलाकार होंगे। कैसे होंगे? गोलाकार। ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रकृति पाई जाती है इनकी, सर्वाधिक
प्रतिरोधी होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे निमोनिया रोग का कारण बनता है, हमारे शरीर के अंदर निमोनिया रोग पैदा करता है। तो सर्वाधिक प्रतिरोधी होते हैं ये, सर्वाधिक प्रतिरोधी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रकृति होती है। विरोध करते हैं एक तरीके से, सर्वाधिक प्रतिरोधी होते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये निमोनिया रोग का कारण बनता है। कौन से रोग का कारण बनता है, निमोनिया रोग का ये कारण बनता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। दूसरा एक आता है दंडाणु। दंड का अर्थ होता है छड़, इनको बैसिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैसिलाई कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, बैसिलाई कहते हैं इनको। ये छड़नुमा आकृति के होते हैं। अधिकांश जीवाणु, याद रखना, दंडाणु प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे इकोलाई है, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है, ये दंडाणु प्रवृत्ति के होते हैं। तो अधिकांश का जो आकार होता है वो याद रखना कैसे होते हैं, दंडाणु प्रकृति के होते हैं। अधिकांश जीवाणु छड़नुमा होते हैं। इसको छड़नुमा भी कह सकते हैं, रॉड शेप्ड भी कह सकते हैं, रॉड शेप्ड। अधिकांश जीवाणु कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। जैसे इकोलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। अधिकांश जीवाणु छड़नुमा होते हैं। इकोलाई और बैसिलस एंथ्रेसिस, ये याद रखना कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, दंडाणु आकार के होते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है, दंडाणु आकृति के होते हैं ये। तीसरे टाइप के होते हैं सर्पिलाकार। कैसे होते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। स्पाइरलम, इनकी आकृति सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है। जैसे स्पाइरलम बोलूटान्स, इनकी जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार का अर्थ होता है कुछ इस तरीके से ये जीवाणु पाए जाते हैं। सर्पिलाकार प्रवृत्ति होते हैं, याद रखना। ये फ्लैजिलम होते हैं, इनके फ्लैजिलम कहलाते हैं ये। इस तरीके का आकार आकृति के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना। जैसे स्पाइरिलम बोलूटान्स, ये कैसी प्रवृत्ति का है, सर्पिलाकार प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति का है, सर्पिलाकार इसका क्या होता है, आकृति होती है। एक होते हैं कौमाकार। कौमाकार, इंग्लिश का जो कौमा होता है वो कौमाकार होते हैं। इनको विब्रियो के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, विब्रियो, कौमाकार। जैसे विब्रियो कोलेरा जो होता है वो कौमाकार प्रवृत्ति का होता है। तो इनकी जो आकृति होती है वो इस तरीके से कॉमा शेप्ड होती है, इस तरीके की। यानी जैसे इस तरीके का आकार हो गया, इस तरीके का आकार हो गया, इस तरीके का आकार हो गया, ये कॉमा शेप्ड होते हैं। जैसे विब्रियो कॉमा, विब्रियो कोलेरा, हैजा का जीवाणु है दोस्तों। ये किसका जीवाणु है, ये हैजा रोग पैदा करता है, याद रखना। हैजा का जीवाणु है विब्रियो कोलेरा। तो ये इनकी आकार आकृति में क्या पाई जाती है दोस्तों, विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई आकार में बड़ा हो सकता है, कोई हल्का फुल्का छोटा भी हो सकता है। हालांकि ये इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। यानी जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं।
इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, इतने छोटे आकार के जीवाणु होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीवाणुओं में गतिशीलता किस प्रकार से होती है। तो एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, जीवाणुओं में गतिशीलता। जीवाणुओं में गतिशीलता। जीवाणुओं की गतिशीलता की बात करें, मूवमेंट कैसे होता है इनके अंदर, मूवमेंट इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं के अंदर गतिशीलता कैसे होती है, याद रखना। तो जीवाणु दोस्तों मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, चल जीवाणु भी होते हैं और अचल जीवाणु भी होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है जिनमें मूवमेंट होता है, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। अभी जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो मोटिलिटी पाई जाती है वो कशाभिकाओं के कारण होती है, फ्लैजिला के कारण होती है। किसके कारण होती है? फ्लैजिला के कारण होती है, याद रखना, कशाभिकाओं के कारण होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती है, जिनको अकशाभिक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। इनको आर्ट्रिकस बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जैसे माइक्रोकोकस हो सकता है, पास्चुरेला हो सकता है, ये अकशाभिक जीवाणु हैं। और कशाभिक का मतलब होता है जिनको ट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है, जिनमें कशाभिका पाई जाती है, जैसे विब्रियो प्रजाति है, थायोबैसिलस हो सकता है, स्यूडोमोनास हो सकता है, नाइट्रोसोमोनास हो सकता है, इकोलाई बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी है। ये सभी याद रखना कैसे होते हैं? कशाभिक जीवाणु होते हैं। तो बैक्टीरिया में गतिशीलता कितने प्रकार की हो गई दोस्तों? दो प्रकार की हो गई। ये दो प्रकार के होते हैं। तो गतिशीलता दो प्रकार की होती है। तो जीवाणुओं के अंदर ये चल व अचल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो चल, जिनको कहते हैं मोटाइल, जिनको क्या कहा जाता है? मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, चल जीवाणु कहते हैं। और एक होते हैं अचल जीवाणु, जिनको नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ये गतिशीलता जो होती है दोस्तों इनमें, वो किसके कारण होती है? तो गतिशीलता कशाभिकाओं के कारण होती है। क्वेश्चन आता है कि गतिशीलता किसके कारण होती है? कशाभिकाओं के कारण होती है। इनको फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। तो कशाभिकाओं के कारण इनके अंदर क्या पाई जाती है? गतिशीलता होती है, मूवमेंट होता है, मोटाइल ये होते हैं। कुछ जीवाणु अकशाभिक होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, उनको अकशाभिक जीवाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकशाभिक जीवाणु कहते हैं। इनको एट्राइकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्राइकस बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। एट्राइकस का मतलब होता है जिसमें कशाभिका नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें याद रखना, कशाभिकाएं क्या होंगी? अनुपस्थित होंगी। कशाभिकाएं क्या होंगी? इसके अंदर अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जैसे माइक्रोकस, जैसे माइक्रोकोकस आता है, पास्चुरेला आता है, पास्चुरेला आता है। तो माइक्रोकोकस और पास्चुरेला ये याद रखना कैसे हैं? कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। जब कशाभिकाएं अनुपस्थित होंगी तो ये कैसे होंगे? याद रखना, नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, चलने में सक्षम नहीं होते हैं। एक पाए जाते हैं कशाभिक जीवाणु, एक होते हैं दोस्तों कशाभिक जीवाणु, जिनको कहा जाता है ट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें कशाभिकाएं उपस्थित होती है। कशाभिकाएं
उपस्थित होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनमें, कशाभिकाएं उपस्थित होती है। और कशाभिकाएं उपस्थित होंगे तो कैसे होंगे ये? मोटाइल होंगे। कैसे होंगे ये? मोटाइल होंगे। इनको चल बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, विब्रियो। विब्रियो, अब विब्रियो में विब्रियो कोलेरा आता है, याद रखना। इसके अलावा हम बात करें थायोबैसिलस, थायोबैसिलस के अलावा इकोलाई, स्यूडोमोनास, इकोलाई, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी हो सकता है, नाइट्रोसोमोनास, ये सभी याद रखना कैसे होते हैं, इनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, इनको इनमें फ्लैजिला क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इनको मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, ये नॉन मोटाइल हैं। तो जीवाणुओं में गतिशीलता दो प्रकार की हुई दोस्तों, एक तो ये चल होते हैं, अचल होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये मोटिलिटी जो होती है ये फ्लैजिला के कारण होती है, कशाभिकाओं के कारण होती है, याद रखना मोटिलिटी। और गतिशीलता के अंदर हम कशाभिकाओं की बात करते हैं, और कशाभिका जिसमें नहीं होते हैं उनको अकशाभिक जीवाणु कहते हैं, ट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है, जैसे माइक्रोकोकस, पास्चुरेला। और कशाभिक जीवाणु ट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं, विब्रियो, थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास, इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, नाइट्रोसोमोनास, ये सभी कैसे होते हैं दोस्तों? ट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं ये? ट्राइकस बैक्टीरिया के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे जो सप्त जीवाणु है, यू बैक्टीरिया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे सप्त जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। मोनेरा जगत के अंदर यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये कई सारे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें हम सप्त जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में, यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए सप्त जीवाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, सप्त जीवाणु की संरचना। संरचना दोस्तों जीवाणु की सरल होती है लेकिन इसकी प्रकृति जटिल होती है। कई बार स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाता है कि जीवाणु के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो संरचना तो इसकी सिंपल होती है, सरल होती है, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल बॉल होती है, कैप्सूल पाया जाता है। लेकिन इसकी प्रकृति जो होती है वो जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल होती है। तो इसकी संरचना तो होती है सरल, संरचना तो होती है सरल, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है, इसका नेचर होता है, वो होता है जटिल। कैसा होता है? जटिल। इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है, एक सेल एनवलप होता है जिसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं दोस्तों? 3 लेयर पाई जाती हैं। एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण होता है जिसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। अभी हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे आगे। तो एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण पाया जाता है इसके अंदर। इसमें एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण
कॉम्प्लेक्स केमिकल सेल एनवलप, कॉम्प्लेक्स केमिकल सेल एनवलप उपस्थित रहता है और इसके अंदर तीन स्तर पाए जाते हैं। ये 3 स्तरीय संरचना है जो कि ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय इसके अंदर ये स्ट्रक्चर के रूप में जानी जाती है। 3 स्तर कौन कौन से हैं इसके? पहला स्तर होता है दोस्तों इसका कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला स्तर जो होता है इसका वो होता है कैप्सूल। कैप्सूल को हिंदी में संपुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपुट, या इसको ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर कोशिका भित्ति। कौन सा पार्ट आता है? कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेल वॉल कहते हैं। और तीसरा पार्ट होता है इसके अंदर कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों सुरक्षा इकाई का निर्माण करती हैं। ये तीनों लेयर क्या काम करती हैं? सुरक्षा इकाई का निर्माण करती हैं। प्रोटेक्शन यूनिट, प्रोटेक्टिव यूनिट का निर्माण करती है। तीनों जो इकाई हैं, ये तीनों लेयर हैं, तीनों स्तर हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? सुरक्षा इकाई का निर्माण करती हैं। सबसे पहली जो परत हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है दोस्तों? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसमें हम, सबसे एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर आउटर लेयर पाई जाती है, याद रखना। ये इसका फ्लैजिला है। क्या है ये? फ्लैजिला है। सबसे बाहरी आवरण, एक तो आवरण ये पाया जाता है इसके अंदर। एक तो लेयर इसके अंदर ये पाई जाती है, याद रखना। इसको कहा जाता है, सबसे बाहरी लेयर को कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैप्सूल, या ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं कशाभिका, जिसके कारण बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। इसको फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट की हम बात करें, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है कोशिका भित्ति। तो सेकंड पॉइंट जो आता है इसका, उसकी हम बात करें, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है या म्यूरिन की बनी होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड होता है। कैसा होता है? म्यूकोपेप्टाइड होता है। तो इसके बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। फिर लास्ट में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसका जो अंतिम तीसरा जो स्तर है उसको क्या कहा जाता है? सेल
मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और बाहरी आवरण क्या हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ये जो बाहरी आवरण है कैप्सूल, इसके बाहर इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको प्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाई कहा जाता है। बहुत सारी मात्रा में इससे क्या निकलती है? प्लाई निकलती है। इनको कहा जाता है प्लाई, जिसके माध्यम से ये एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से क्या करता है? चिपकता है, कॉन्जुगेशन करता है, संयुग्मन की क्रिया करता है। तो इनको क्या कहा जाता है? प्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको प्लाई के नाम से जाना जाता है। कई सारी है तो इनको लिख सकते हैं हम पाइलस। क्या कह सकते हैं? इनको पाइलस कहा जाता है। इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोई भी कोशिका हो सकती है, उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर याद रखना दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? एक तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, एक इसमें वृत्ताकार डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड नेक्ड डीएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बनने वाला एक क्रोमोसोम इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसको वर्चुअल क्रोमोसोम कहते हैं या आभासी क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर इस तरीके से वृत्ताकार डीएनए, ये तो है पूरा क्रोमोसोम रीजन कहलाता है, और इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वृत्ताकार डीएनए कहते हैं। जीवाणु के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तो है मोनो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में वृत्ताकार डीएनए होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के दो ऑर्गन ऐसे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी याद रखना कैसा डीएनए पाया जाता है? वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए इसके अंदर होता है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? इसके अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम इसके अंदर उपस्थित होते हैं। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। श्वसन की हम बात करेंगे तो इसके अंदर मीजोसोम्स पाए जाते हैं। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसका तीसरा लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें थोड़ी इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टी लाइक, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रियम क्रिस्टी पाई जाती हैं, उसी तरीके से जीवाणु की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में थोड़ी सी बदल जाती है, या फिर उसमें गर्तनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं मीजोसोम्स। क्या कहते हैं इनको? मीजोसोम्स, या इनको मध्यकाय कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? मीजोसोम्स कहते हैं, या इनको मध्यकाय कहते हैं। हिंदी में मीजोसोम्स, इंग्लिश में कहते हैं। इनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि एक कोश के जीवों में या बैक्टीरिया में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो मीजोसोम्स के द्वारा होती है। और हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली ये क्रिस्टी नामक संरचनाओं के समजात संरचनाएं मानी जाती हैं। हमारे अंदर क्रिस्टी पाई जाती हैं, और बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? मीजोसोम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करेंगे, मीजोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, परिधीय मीजोसोम्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें केंद्रकीय मीजोसोम्स होते हैं, सेंट्रल मीजोसोम्स होते हैं। तो मीजोसोम्स के द्वारा क्या होता है? इनके अंदर रेस्पिरेशन क्रिया होती है। तो ये एक इसकी जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें अपन मीजोसोम्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स वगैरह हैं, वो हम डिटेल में चर्चा बैक्टीरिया की चर्चा के अंदर करेंगे। तो पहला हमने आज का टॉपिक है, आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अभी आगामी क्लासेस के अंदर यही चलेगा। बैक्टीरिया क्या होते हैं,
बैक्टीरिया के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा इनकी शेप साइज कैसी होती है, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, इसके अलावा बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जो मेनली हमारा यू बैक्टीरिया होता है जिसको सप्त जीवाणु कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें 3 पार्ट हमने पढ़े हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अभी केवल हमने डायग्राम बनाया है, कल हम तीनों पार्ट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। थैंक यू।